दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी, ए से ए टू जेड पूरी प्रॉपर जानकारी। बुआई से लेकर कटाई तक हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारे गेहूं की फसल अच्छी होने के बावजूद भी खराब हो जाती है। खास करके हमें पूरी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से बेसल डोज खाद डाल रहे हैं, खेत की जुताई कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं खेतों में, या हम देसी खाद सड़ी खाद डाल रहे हैं या फिर हम कच्ची की देसी खाद डाल रहे हैं, दीमक का प्रकोप क्यों लगता है हमारे गेहूं की फसल में। इन सभी की पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान दोस्तों के पास शेयर करेगा जो गेहूं की खेती तो करते हैं लेकिन हर साल फेल हो जाते हैं। हर साल किसी न किसी समस्या के कारण उनके खेत में गेहूं का उत्पादन काफ़ी कम होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो पूरी प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात कह रहे थे कि गेहूं की फसल में हम लोग सबसे बड़ी गलतियां किसान जो करते हैं, एक ही खेत में बार बार गेहूं की हर साल बुआई करना। जैसे कह रहा था कि हमने पिछले साल भी गेहूं की बुआई उसी के खेत में की थी, या फिर उसके पहले भी हमने उसी खेत में की थी, और उसी खेत में फिर हम दोबारा या तीसरी बार भी हम उसी खेत में हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलतियां रहती है, क्योंकि क्या रहता है कि बार बार एक ही खेत में एक ही फसल को लगाने से क्या रहता है उसका उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। हम लोग वही सेम टू सेम बेसल डोज खाद डालते हैं जो हमने पुराना मेथड अपना रहा था, और क्या रहता है उसी पे हमारी मिट्टियाँ जो रहती है एकदम बच चुकी रहती हैं। तो क्या रहता है कि उतना अच्छा अगर हम वैरायटियाँ भी बदल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उत्पादन का फ़र्क होता, नहीं तो उत्पादन का फ़र्क भी नहीं होता। कितनी हम वैरायटियाँ बदल लें या बेसल डोज की खाद की मात्रा कितनी ज़्यादा भी कर दें तो उतनी अच्छी पैदावार ही नहीं मिल पाती। और बहुत से किसान क्या रहता है इनको पता नहीं रहता, बार बार उसी खेत में बुआई करते हैं। हमें हर साल अपनी फसल को हमेशा छीन करके बुआई करना चाहिए। जैसे इस साल हमने अगर धान की बुआई किस्में की है तो अगली बार उसमें बाजरा कर दें या फिर मक्का की बुआई कर दें, या फिर हमने गेहूं की बुआई की तो आपके साल हम फिर अगले साल उसमें सरसों की बुआई कर दें, मसूर की बुआई कर दें, चना की बुआई कर दें। जो अलग अलग फसलों का चुनाव करना चाहिए। इससे क्या रहता है हमारी मिट्टी जो रहती है बदलती रहती है। क्योंकि क्या रहता है कभी कि हमारी जो गेहूं की फसल रहती है 2-3 बार सिंचाई करनी रहती है तब जाके होता है। वहीं पे हमारी मसूर है या फिर चना है उसमें क्या रहता है एक बार भी सिंचाई नहीं करनी रहती। उससे क्या रहता है थोड़ी बहुत जो भी मिट्टी में थोड़ी बहुत फर्क रहता है वो जाके मेंटेन हो जाता है। और अगर अगले साल फिर ले जाके आप अगर उसमें बुआई कर रहे हैं गेहूँ की तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। दूसरी गलतियाँ क्या करते हैं खास करके किसान जो ज़्यादातर करके अभी भी आप देख भी रहेंगे और खास करके होता भी है, धान की जैसे हमारा कोई भी फसल लगी हुई है गेहूं के बुआई के पहले, जैसे हमारा मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, या फिर हमारी धान की फसल हुई, इसमें क्या रहता है जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं जैसे हमारे धान का पुआल हुआ या फिर मक्के की जड़ें हुई जो थोड़ी बड़ी बड़ी रहती हैं, जैसे जो हमारा 1-2 फीट ऊंचाई पर करके कटाई कर देते हैं, या फिर मक्के का जो अवशिष्ट पूरा पौधा रहता है उसका कटाई करके क्या करते हैं किसान उसी में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद बहुत से किसान ऐसे रहते हैं कि हल्का फुल्का कल्टीवेटर से जुताई की या फिर हैरो से जुताई की, उसके बाद उसी में गेहूं की बुआई कर देते हैं। इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे क्या रहता है गेहूं की बुआई करके आप देसी खाद डाल के गेहूं की बुआई करते रहें तो उसमें क्या रहेगा कि दीमक लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हर साल ज़्यादातर किसान इसी समस्या का मतलब परेशान रहते हैं कि धान की कटाई के बाद जैसे हमारा कंबाइन मशीन से बड़ी मशीन से हमने धान की कटाई की, उसके बाद हमने उसमें गेहूं की बुआई कर दी। उसमें क्या रहता है कटाई तक हमारे गेहूं में क्या रहता है जोड़ों में दीमक लगने के प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, फंगस लगने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। और क्या रहता है कि दीमक लगने से हमारी जड़ें खराब करते हैं। उसके बाद जैसे हमारे गेहूं की फसल कटाई हो जाती है, कटाई के 2-3 दिन के अंदर ही ज़मीन से निकले हुए दीमक हमारे गेहूं की फसल में लग जाते हैं, जिससे जो हमारे भूसे रहते हैं गेहूं का जो भूसा रहता है वो भी खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आपको पूरी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा खेत में कोई किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है या पुराने पत्ते बचे हुए हैं या फिर धान का पुआल बचा हुआ है, उसको रोटावेटर से अच्छे से मिक्स करके आप प्रति एकड़ लगभग 20 से 50 किलो के अंदर आप उसमें यूरिया का छिड़काव करके अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। इससे क्या रहता है 10 से 15 दिन के अंदर हमें ही हमारा अच्छे से पुआल जो रहता है या फिर कोई सूखी पत्तियाँ भी रहती है सड़कें अच्छे से तैयार हो जाती हैं, खाद के रूप में तैयार हो जाती हैं। और दूसरा बात क्या ध्यान देना रहता है कि हमें कच्ची गोबर की खाद नहीं डालना चाहिए। हमारी जो भी गोबर की खाद हम डाल रहे हैं लगभग 3 से 4 महीने पुरानी होनी चाहिए। इस बातों का प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमें कच्ची गोबर की खाद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी खाद अच्छे से डाल रहे हैं, जब आप कच्ची गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो जो पुरानी पत्तियाँ रहती है या फिर पुराने अवशिष्ट जो भी पुआल रहता है या फिर पत्तियाँ जो भी कुछ रहती हैं उसमें दीमक लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दीमक लगने के चांस बढ़ जाएंगे तो आपकी पैदावारी में काफ़ी कम गिरावट होगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको होगा। तो इस चीज़ों का आप काफ़ी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात क्या रहती है, किसान सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं, खेत की अच्छे से जुताई नहीं करना।
जैसे कोई भी फसल लगाई हुई, खास करके क्या रहता है कि जैसे उनको जल्दी बुआई करनी या फिर हमारा धान कटाई के बाद जो नमी की मात्रा रहती है, सोचते हैं उसी नमी में हम खेत में बुआई करते हैं। तो गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि उसी नमी में जब बुआई कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर अच्छे से ध्यान दें कि हमें गहरी जुताई करना चाहिए। तो बहुत से किसान कह रहे थे इस टाइम रोटावेटर का काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहा है, तो रोटावेटर क्या रहता है वो लगभग 8 से 10 7 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा गहराई से नहीं जुताई करता। तो कह रहा था कि जल्दी के और जो भी हमारे जैसे पुआल हो या पत्तियों को काटने के लिए या फिर जुताई करके खेत अच्छे से तैयार करने के लिए उसी से हम जुताई करके बीज की बुआई कर देते हैं। तो जो हमारा बरसात के मौसम का पानी रहता है उससे क्या रहता है नमी उड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हमेशा आपको ध्यान देना, अगर आपको गेहूँ की बुआई करनी है, मसूर, चना, सरसों की बुआई करनी है, प्रॉपर खेत की अच्छे से सिंचाई करके और गहरी से मतलब कल्टीवेटर से हैरो से जुताई करिए। से अगर कोई अवशिष्ट पदार्थ है तो उसकी वो भी कट जाए आसानी से या फिर उसी मिट्टी में मिल जाए। दूसरा क्या रहता है गहरी जुताई करने पे जो हमारी निचली सतह की ज़मीन रहती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। इससे क्या रहता है कि मिट्टी में बदलाव भी होता है, जिससे पैदावारी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हमें प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमें जुताई किस विधि से करना चाहिए, कौन सा मतलब यंत्र हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी फसल के लिए कौन सा यंत्र लाभदायक है, इसका प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा मसूर हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, जैसे मसूर और चना जो है ये सिंचाई नहीं होती, इसमें प्रॉपर आपको ध्यान देना चाहिए कि नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए बुआई के टाइम। और दूसरी बात क्या रहता है कि आप इसको गहरी जुताई करके ही बुआई करें। इससे क्या रहता है जब गहरी जुताई करके आप बुआई करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है कि जो हमारी नमी की मात्रा जो हमारे बीज रहते हैं थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाता है, जिससे जमने के चांसेस, जमानुसर के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। नमी की मात्रा अच्छे से बनी रहती है। आप जुताई करके अच्छे से पाटा लगा दीजिए, इससे खेत प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और चौथी बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं किसान गेहूँ की बुआई के टाइम बेसल डोज खाद। बहुत से किसान क्या रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता कौन कौन सी खाद डाले कि जिससे क्या रहता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा उत्पादन हो। तो पहले नंबर पे आपको ध्यान देना है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए। आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए, जिसे हर साल नहीं तो लगभग 2 से 3 साल के गैपिंग में आप एक बार मिट्टी की जांच जरूर करिए, जिससे पता चल सके कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की मात्रा काफ़ी अधिक है या किस पोषक तत्व की मात्रा काफ़ी कम है। इस हिसाब से आप बेसल डोज में खाद डालिए। ज़्यादातर करके आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। गेहूँ के बुआई के टाइम हमें ज़्यादातर करके आपको अगर 1 एकड़ की बुआई करनी है तो आपको 30 से 35 किलो आपको डीएपी लेना है। डीएपी में क्या रहता है 18% नाइट्रोजन रहता है, लेकिन बहुत से किसान क्या रहते हैं नॉर्मल डीएपी का छिड़काव करके गेहूं की बुआई कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर आपको बेसल डोज अच्छे से डालना चाहिए, जिससे हमारे पौधे के टिलरिंग काफ़ी अच्छे से जड़ों की फुटाव हो और काफ़ी ज़्यादा कल्ले निकले। कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो पैदावारी काफ़ी अच्छी होगी, दानों के साइज़ काफ़ी अच्छे हो और काफ़ी दाने मोटे और सुडौल हो, जिससे क्या रहता है कि वजन काफ़ी अच्छा रहे हमारा और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट हो या फिर हमें उसे बिक्री करने में भी काफ़ी आसानी हो। तो ध्यान देना चाहिए कि आपको बेसल डोज में 30 से 35 किलो आप 1 एकड़ में आप डीएपी का छिड़काव करिए। 20 से 25 किलो आप ले लीजिए यूरिया, जो अच्छे से पूरा प्रॉपर छिड़काव करने से क्या रहता है कि हमारा स्टार्टिंग में नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं रहती, जिससे हमारा जमानुशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। और बता दें तो आप लगभग 30 से 35 किलो ले लीजिए पोटास। पहले क्या रहता था कि पोटास की मात्रा पहले के मुकाबले अब काफ़ी कम करनी है किसानों ने, क्योंकि पोटास के दामों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण तो आप लगभग 1 एकड़ में 15 से 20 केजी ही लीजिए पोटास। आप 15 से 20 केजी पोटास ले लीजिए अच्छे से। सल्फर आप ले लीजिए 10 से 12 केजी आप आसानी से। और फिर क्या रहता है कि आप जिंक सल्फर ले लीजिए और अन्य छोटी छोटी जो जिंकें आती हैं या फिर अन्य छोटी छोटी खादें आती हैं उसको अच्छे से मिक्स करके आप बेसल डोज में आप 1 एकड़ में तैयार करके अच्छे से खेत की छिड़काव करिए। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने पुरानी आपको देसी खादों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या रहेगा कि अच्छे से आप छिड़काव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जमानुशन में काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी गेहूँ की फसल काफ़ी अच्छे से चलेगी। और सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं किसान, वैरायटियों का चयन, सही वैरायटियों का चयन नहीं करते। किसान सोचते हैं कि हम हर साल नई वैरायटियाँ बोएंगे तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होगा। प्रॉपर आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ कौन सी मिट्टी है, आपके यहाँ कौन सी वैरायटी काफ़ी उत्तम मानी गई है। और अगला क्या रहता है कि हमें ध्यान देना कि हम किस टाइम बो रहे हैं, जैसे हम काफ़ी अगेती बो रहे हैं या फिर काफ़ी पछेती टाइम पे बो रहे हैं या फिर हम मध्यवर्गीय में बो रहे हैं। जैसे काफ़ी अगेती में जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में बो रहे हैं या फिर नवंबर के लास्ट वीक में बो रहे हैं या फिर दिसंबर के मतलब मध्य में बो रहे हैं, जैसे 15 दिसंबर 10 से 15 दिसंबर तक बो रहे हैं आप बुआई कर रहे हैं। इन चीज़ों का काफ़ी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि हम किस टाइम गेहूं की बुआई कर रहे हैं, उस हिसाब से वैरायटी का चयन करें, ना कि
आप अगेती बोल रहे हैं या मध्यवर्गीय बोल रहे हैं या पछेती बोल रहे हैं, एक ही वैरायटी का चयन आप नहीं कर सकते। इससे क्या रहेगा, हमारे पैदावारी में काफ़ी गिरावट भी हो सकती है, काफ़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो आपको लगेगा कि ये वैरायटी बेकार है इसलिए हमारे खेतों में उत्पादन काफ़ी कम हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सही टाइम पे सही वैरायटियों का चयन करना चाहिए। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि गेहूँ की कौन कौन सी वैरायटियाँ किस टाइम बेस्ट रहेगी, तो आप पिछली वीडियो जाके देख भी सकते हैं अगर आप भाई गेहूँ की बुआई करने जा रहे हैं। बाकी और क्या रहता है कि सबसे बड़ी मतलब क्या रहता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हम लोग किसान क्या रहते हैं कि गेहूँ का बीज उपचार नहीं करते। नॉर्मल गेहूँ का बीज लाएं दुकान से जो मिलता है, तो क्या रहता है जो हमारे बीज आते हैं जो हाइब्रिड बीज रहते हैं खास करके उसमें 2 पाउच ऐसे रहते हैं फंगिसाइड जो रहते हैं, उनको उपचारित करने के लिए रहता है। लेकिन किसान सोचते हैं कि ये बेकार सा पाउच है या फिर गेहूँ के बीज बचाने के लिए इसमें इस बैग में ही ये पाउच पड़ा था, इसलिए निकाल के उसको फेंक देते हैं। लेकिन क्या रहता है कि वो बीज उपचार के लिए काफ़ी उत्तम वो पाउच रहता है जो कंपनी से स्पेशली उस बॉडी के लिए पैक हो किया था। तो आप कई कंपनियों का फंगिसाइड आता है, आप जाके अपने नज़दीकी दुकान में पता करके आप किसी भी कंपनी का फंगिसाइड लेके आप अपने खेत में गेहूँ के बीज का बीज उपचार करके ही बुआई करें, ना कि आप ऐसे चाहे जब बुआई करते। और सबसे बड़ी बात रहती है लास्ट आपको बता दें कि किसान ध्यान नहीं देते बीज दर कि हमें 1 एकड़ में कितने गेहूँ की बीज की बुआई करनी है, अगेती में कितनी मात्रा लेनी या फिर मध्यवर्गीय में कितनी लेनी या पछेती में कितने बीजों की मात्रा लेनी है। जैसे मुड़ में आया, जैसे हम लोग अभी अगेती में बुआई कर रहे हैं, तो अगेती में हमारा 40 से 45 किलो 1 एकड़ के लिए काफ़ी अच्छा है। 40 किलो हद से ज़्यादा अच्छा है अगर नहीं बीज, और पुराने बीज है तो 40 से 45 किलो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं या मध्यवर्गीय कर रहे हैं, तो आपको अगर पछेती बुआई कर रहे हैं तो 45 से 50 केजी लीजिए आप। अगर पछेती बुआई कर रहे हैं लास्ट एकदम कर रहे हैं तो 50 से 55 केजी लीजिए। लेकिन क्या रहता है किसानों को लगता है कि हमें उस साल भी हमने 40 से 45 किलो या 50 केजी हम बोए थे या किसी भी महीने में बोए थे, उससे नहीं मतलब रहता। लेकिन 40-45 केजी हम लिए तो इस बार भी हम उतना ही बुआई करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना रहता है। प्रॉपर आपको ध्यान देना रहता है कि हमने उस साल किस महीने में बुआई करता है, इस साल किस महीने में बुआई करते हैं। जैसे पिछले साल आपने नवंबर के फर्स्ट वीक में बुआई कर दिया था, इस साल आप नवंबर के लास्ट वीक में बुआई कर रहे हैं, तो आपका 40 से 45 से 50 केजी तक आप बुआई करेंगे अगर लास्ट में करें। अगेती में तो 40 से 45 किलो हद से ज़्यादा आपका अच्छा रहे, तो प्रॉपर पूरे अच्छे से आप बुआई करेंगे तो आपका गेहूँ काफ़ी अच्छे से चलेगा। सिंचाई के बाद पहली सिंचाई में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी खरपतवार के लिए कौन कौन सी दवा चाहिए, इस सब की पूरी प्रॉपर जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसान जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधारे गलतियाँ और प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखें हम कौन कौन सी गलतियाँ करेंगे उनकी बुआई के टाइम, इन गलतियों को सुधारें और अच्छे से कम खेतों में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी ले सही वैरायटियों का चयन करके ही बुआई करें। और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि हम नए बीजों का ही चयन करें, ना कि पुराने बीजों का। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।